students, today we are going to read about the chapter number 2, constitutional design. So from the title you are getting what about this chapter. इस chapter किससे related है? ये chapter related है हमारे constitution के formation से, और we can say it is related for to the drafting for the drafting of our constitution, कि हमारे constitution को कैसे draft किया गया, या जो constitution जिसको हम बोलते हैं कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, इंडिया का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यानी इंडिया के लिए, तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड फॉर दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, आर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, आर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स मेड द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो in summarized manner, or we can say in a brief manner, we can call to all these like constitutional design, संवैधानिक संरचना, बनावट, निर्माण या डिजाइन, जो भी आप बोलना चाहें. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है फॉर्मेशन से रिलेटेड है, फॉर्मेशन है उसके निर्माण से रिलेटेड है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना. ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले एट फर्स्ट हम ये रीड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. ओके, देन वी विल मूव कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन वी विल रीड अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया. ओके, समझ में आया. जैसे कि हमने कहा एज वी स्पोक, या हमने कहा है एज वी सेड दैट कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कैसे बना हुआ, ये भी इंटरेस्टिंग बात रही होगी. ठीक है, ओके, वो भी तब जब इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है. ओके, सो लेट्स रीड फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्टली, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू व्हिच अ कंट्री इज गवर्न. ओके, किसी देश को चलाने के जो तौर तरीके होते हैं, नियम कानून होते हैं, ओके, उनको जो हम क्या बोलते हैं, हिंदी संविधान, इन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ some rules, or we can say it is a set of rules and regulation or laws made by our constitution drafters or constitution makers. constitution एक ऐसा नियमों का पुलिंदा है, या कलेक्शन, दैट मींस पुलिंदा. लाइक आपकी बुक में बहुत सारे पेज है, अलग अलग पेज पर अलग अलग चीजें लिखी हुई, समझ में आया आपको. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक कलेक्शन ऑफ न्यूमरस पेजेस समझ लीजिए, जिन न्यूमरस पेजेस पर अलग अलग बातें या रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए, अलग अलग बॉडी, अथॉरिटी पर, रिलीजन, कास्ट, सबके लिए अलग अलग चीजें मेंशन की गई है, ताकि कंट्री को जो है अच्छे से रन किया जाए. कंट्री के पॉलिटिकल पावर्स क्या होगी, कौन पॉलिसी मेकर होंगे, कौन पॉलिटिकल बॉडीज होंगी, समझ में. डिफेंस कैसे होगा कंट्री का, समझ में. कंट्री की इकोनॉमी कैसे रन की जाएगी, जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा, समझ में. एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, कोर्ट कैसे वर्क करेगा, यानी जुडिशियरी कैसे काम करेगी, कोर्ट, पुलिस, जज, एडवोकेट जो होते हैं, समझ में आया. अलग अलग सेक्टर जो है कंट्री के, वो कैसे जो है एक साथ काम करेंगे. रीजनल, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, उनके क्या राइट्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होगी, लॉ जो है उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, किन बेसिस पर होगा, उनमें कैसे अमेंडमेंट होगा. ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई है. डू यू नो. तो ये सारी बातें, मतलब ये सारे रूल जो है एक साथ क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. हम हमारे समझने के लिए कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा जो है क्या है, नियमों का पुलिंदा है, या ऐसी बुक समझ लीजिए जिसमें जो है बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, समझ में आया आपको. और जैसे बुक में आपकी इंडेक्स होती ना, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुई, प्रीएम्बल. जैसे इंडेक्स क्या है, इंडेक्स में आपके लिखा रहता है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1 यहाँ से ये पेज नंबर, चैप्टर 2 यहाँ से, मतलब एक तरीके से आपके लिए गाइडलाइंस है. उसके बाद एक और चीज होती है, ऑथर का प्रीफेस होता है. प्रीफेस में भी, प्रीफेस और इंडेक्स एक तरीके से गाइडलाइन समझ लीजिए. बेसिकली प्रीफेस को कहेंगे, तो प्रीफेस जो होता है पूर्व कथन या प्राकथन, उसमें लिखा रहता है, ऑथर लिखता है कि ये बुक ऐसी ऐसी है, इसमें हमने ऐसा ऐसा किया है, इसमें ये चीजें शामिल की है, ठीक है, और इसमें आपको कोई सजेशन होगा, आप हमें इस एड्रेस पे लिख दीजिए. तो प्रीफेस क्या है, एक तरीके से गाइडलाइन है उस बुक के बारे में कि वो बुक किससे रिलेटेड है. ऐसे ही प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, गाइडलाइन है. गाइडलाइन यानी उसमें वो प्रीएम्बल में जो आइडियाज मेंशन किए हैं, आदर्श मेंशन किए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमारे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, या जो लेजिस्लेटिव्स हैं, या लॉ मेकर्स हैं, कानून बनाने वाले हैं, या विधि निर्माण करता है, वो जो है कानून बना सकते हैं. अपने घर से अलग से कोई कानून नहीं बना सकते. समझ में आया आपको.
जो आइडियल्स, जो प्रिंसिपल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जैसे बनाया गया कि इंडिया कैसा कंट्री, इंडिया जो है सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी, सभी सोसाइटियों से मिलकर बनाया, सबको एक साथ लेकर चलेगा। सोवरेन कंट्री के ये संप्रभु राष्ट्र है, अपने आप में जो है सेल्फ कंट्रोल्ड है, कोई और इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ में आया? ऐसा जो है सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी यहाँ पर जो हेड होगा वो मोनार्कियल नहीं होगा, वो कोई राजा नहीं होगा, वो जो है हेड जो होगा वो रिपब्लिक होगा, यानी लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा और आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल उसको हटाया भी जाएगा। समझ में आया आपको? तो ऐसा कंट्री इंडिया कैसा कंट्री, सोशल सोवरेन रिपब्लिक, और भी बहुत सारे उसमें आइडियाज दिए गए हैं, ठीक है, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सब। तो ये सब हमारे गाइडलाइन में मेंशन किए गए। ये सारे आइडियाज, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कहाँ पर मेंशन की गई? हमारे प्रीएम्बल में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन में या निर्देशिका, इन हिंदी उसको हम बोल सकते हैं निर्देशिका। उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स और द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज गवर्न, जिसके अनुसार देश को चलाया जाता है। देश को चलाया जाता है तो उसमें फिर आप कितना भी बोले, लोगों को जो है क्या करना है क्या नहीं करना वो सब उसमें आ जाता है, पूरे देश का मतलब सब आ गया उसमें, ठीक है। तो ये मीनिंग होगा किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। अब पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, और व्हाई इज द और व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। ऑब्वियसली तो बेसिकली अगर हम एक जनरल व्यू में बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो होना जरूरी है। जैसे आपके घर का एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में कोई रूल नहीं है कि कोई पर्सन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो कोई भी कभी भी कुछ भी कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ में आया, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी चलेगा। फिर मालूम पड़ा कोई कहीं गया पता ही नहीं हुआ, अगले 7 महीने बाद घर लौटा, कहाँ गया था कि मेरी मर्जी कहीं भी कर। समझ में आया आपको? यानी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, तो काम कैसे होगा? विदाउट एनी इंफॉर्मेशन होगा, विदाउट एनी लिमिट होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। कोई हो सकता है अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करे, कोई नहीं करे, करे तो करते करते बंद हो जाए। समझ में आया आपको? यानी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हमारे फैमिली में भी नहीं होंगे तो हमारी फैमिली भी जो है स्मूथली अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। हो सकता है आज आप स्कूल आ गए, कल आपके घर के सारे लोग चले गए, आपको पता ही नहीं कहाँ गए, तो घर का दरवाजा तो आप घर में बैठे रहोगे अगर मोबाइल से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई और लोगों को पता कि नहीं गए, क्या आप भी चले जाओगे? गई ही जहाँ जहाँ आपको पता है वहाँ सर्च आउट कर लो, उसके बाद क्या करोगे? आपको वहीं रहना, उसी घर बैठे रहोगे जब तक नहीं आए तब तक। इससे ज़्यादा क्या करें? या पुलिस उसमें जाए। कहने का मतलब जो है कि अगर सिस्टम वर्क नहीं करता है तो सिस्टम वर्क क्यों नहीं करता है, कब नहीं करेगा? जब रूल्स ही नहीं होंगे। तो रूल्स का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा जो है कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ये डिटरमाइन करता है, ये डिसाइड करता है या ये गाइड करता है कि कोई कंट्री कैसे चलाया जाएगा, या वो कंट्री में जो है गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, या उस कंट्री में गवर्नमेंट जो है उसको उस कंट्री को कैसे डेवलप करेगी, उस कंट्री के लोगों की लाइफ को जो सिविल लाइफ को कैसे रन करवाएगी, या उस कंट्री को कैसे जो है डेवलप करने में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पर मेंशन किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए भी पड़ती है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसके फेवर में हम पहला जो रीजन देंगे, कोज देंगे, कारण बताएंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। सो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू रन आवर कंट्री इन अ स्मूथ मैनर, हमारे कंट्री को एक स्मूथ मैनर में, एक सॉफ्ट वे में हम जो है उसको चला पाए, ताकि वो सिस्टमेटिकली रन करता रहे बिना कोई लड़ाई झगड़े के, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बिना किसी विवाद झगड़े के अगर हमारा कंट्री अच्छे से चल पाए, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना जरूरी है। समझ में? अगर वो नहीं होगा तो कंट्री हमारा वर्क नहीं कर सकता सिस्टम। समझ में आया आपको? ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हम देंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया, भारत के संदर्भ में अगर कहें तो यहाँ पर सर वेरियस बैकग्राउंड से जो है पीपल आते हैं, पीपल कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और वेरियस बैकग्राउंड्स और फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड, अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं। कोई किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई किसी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, कोई जो है किसी क्लास से बिलोंग करता है, अलग अलग क्लास के, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के, अमीर गरीब मिडिल क्लास, ठीक है, अलग अलग जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड के, इलिटरेट लिटरेट हाईली लिटरेट, इस तरह के लोग। समझ में? हर तरह के लोग जो है हमारे यहाँ पर मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, जो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पर हैं। कोई जो है पहाड़ी इलाकों में रहता है, कोई जो है डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, कोई प्लेन एरियाज में रहते हैं, कोई प्लेच्यू एरियाज में रहते हैं, और सबके अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है, फूडिंग सेंस है, खाने की आदतें अलग, ठीक है, कपड़े पहनने के अलग तौर तरीके, कल्चर अलग, ट्रेडिशंस अलग, बिलीफ्स अलग अलग, सॉरी। तो इन सारे चीजों को जो है
रेस्पेक्ट देने के लिए इन सारे लोगों को, अब सब अलग है तो क्या करेंगे, देश के इतने सारे टुकड़े कर देंगे, इतने सारे पार्टीशन कर देंगे, कितने करेंगे, हर स्टेट अपने आप में एक देश हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो ऐसा ना हो, इतने सारे डाइवर्स बैकग्राउंड को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, या इतने सारे डाइवर्स बैकग्राउंड पीपल को एक साथ रन करने के लिए, ताकि वो अपनी कंट्री के लिए यूनाइटेड रहे और कंट्री को डेवलप करने में अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे, हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। नहीं तो वो सब क्या करेंगे, फिर अलग अलग तरह की बातें करेंगे। समझ में आया? ठीक है। तीसरा हम एक और पढ़े, एक तो हमने ये रीड किया कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है डिटरमाइन करता है जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न किया जा सकता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ये जो है कंट्री के लोगों को अलग, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड के, वेरियस बैकग्राउंड के, उनको एक साथ लेकर आता है, ये एक साथ लेकर चलता है। उनमें ये जो है सिविलियन की, इंडियन जो हम बोल सकते हैं नागरिकता की भावना को प्रबल करता है, मजबूत करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो करता है। हमने कभी मणिपुरी बोलने वालों से बात नहीं की, कभी हमने मलयालम वालों से बात नहीं की, हम वहाँ गए भी नहीं, लेकिन हमें फीलिंग है अगर हम कभी जाएंगे भी तो हम उन्हें अपने जैसे ही ट्रीट करें, वो भी हमें करेंगे। समझ में आया? भले हम उनकी भाषा नहीं बोलते, वो हमारी नहीं बोलते, वो हमारे ऐसा नहीं खाते हम, लेकिन हमें ये पता है कि हाँ ये भी इंडिया के और हम भी इंडिया के और हम सब इक्वल है। तो ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग है और ये देश हमारा है, जो कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रीजन से मिलकर बना हुआ। समझ में आया? तो ये जो फीलिंग है, ये नेशनलिज्म की फीलिंग कौन क्रिएट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। समझ में आया आपको? डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल को जो है कौन एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ लेकर आता है, कौन उनमें यूनिटी क्रिएट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्रमोट यूनिटी इन द पीपल ऑफ वेरियस बैकग्राउंड। समझ में आया? आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है। और जो है और क्या रीजन हो सकते हैं? व्हाट माइट बी सम मोर रीजन फॉर द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जरूरत के लिए और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि सर टू स्टॉप द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, नाउ टू स्टॉप द फर्दर मोर पार्टीशन ऑफ द कंट्री, के देश का अब और बंटवारा और विभाजन नहीं हो, इसके लिए भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो फिर कल से किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बोल देगा ये मेरा स्टेट है, मैं यहाँ पे रूल कर रहा हूँ, और अपनी पुलिस लगा देगा और उसको लोग पूरा लिमिट्स उसकी ब्रेक कर देगा। और मान लो किसी और कंट्री से कुछ और एग्रीमेंट करके और कोई कल से कोई पावरफुल कंट्री आ जाएगा उसको सपोर्ट में और बोलेगा हाँ हम इसकी मदद करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते रह जाएंगे। समझ में आया आपको? समझ में आया कि जैसे कश्मीर वाले कॉन्सेप्ट में हुआ था, वहां पर यही हुआ था। वो रूलर जो है उसने इंडिया को भी ज्वाइन नहीं किया और जो है पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो जो है जाते जाते ये लॉ बनाकर चले गए कि कोई भी इंडियन टेरिटरी सभी राजाओं को उनको मनाना था, क्योंकि उनको ही तो उन्होंने बेवकूफ बनाया था। उन प्रिंसली स्टेट्स को ही उन्होंने क्या किया था? ऑक्यूपाई कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और अब जा रहे तो क्या बोल के चले गए कि जो है आप आपकी मर्जी, आप चाहो तो इंडिया में जाओ चाहे पाकिस्तान में, अपनी मर्जी तो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो अपने आप को कि हम अपना इलाका अब हम रूल करेंगे जा रहे। तो वही हुआ, 4-5 रीजन ऐसे निकल गए। जूनागढ़ गुजरात में है ना, हैदराबाद जो था आंध्र प्रदेश में, और जो है भोपाल हुआ मध्य प्रदेश में, कश्मीर हुआ। ठीक है, ये ऐसे रीजन थे जो कभी इंडिया के साथ गए, इनमें से कुछ तो इंडिया के साथ नहीं गए, कुछ तो पाकिस्तान के साथ चले गए, कुछ दोनों के साथ नहीं गए। समझ में आया आपको? तो ऐसे सिचुएशन और क्रिएट नहीं हो, कोई हमारी कंट्री की सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं करे, हमारी संप्रभुता को, कि हमारे देश पर हमारा ही कंट्रोल। तो इसको करने के लिए दूसरी बात जो है, हमारी कंट्री के और पार्टीशन को रोकने के लिए, हमारी कंट्री की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो फीलिंग है, या ये जो आइडियोलॉजी है, समझ में आया? ये जो यूनिक फीचर है हमारे देश का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, इस यूनिक फीचर को या इस जो है मेरिट को या कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है कोई ब्रेक नहीं कर पाए, इसके लिए भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? नहीं तो कोई भी कल से आए, मैंने आपको समझाया ना, किसी को भी किसी भी एरिया के लोगों को बरगला के वो अपनी तरफ कर ले। समझ में आया आपको? तो कर ले तो सब कैसे करे? देखिए, जब किसी एरिया के लोग किसी के साथ चले जाते हैं, कोई भी फॉरेन पावर हो सकती है, समझ में आया, या कोई ग्रुप और इंडिविजुअल, तो तब उन लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कश्मीर में यही हो रहा था। ओके, कश्मीर में क्या हो रहा था कि वहां पर क्या हुआ था, ना तो इंडिया के साथ था ना पाकिस्तान के साथ, लेकिन बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर दिया, और बाद में इलीगल तरीके से उनके लोग वहां कश्मीर में घुस गए, और जो है फिर वहां पर बाउंडेशन नहीं था कश्मीर के लोगों के इंडियन फ्लैग को वो करे, ये वो कुछ मामलों में दो तीन जो है ऐसे फील्ड थे जिनमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती, बाकी वो कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट बनती थी वो ही डिसाइड करती थी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका फायदा वहां के लोग उठाते, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए थे वहां पे, लगभग आधे से ज्यादा लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ चले जाए। समझ में आया आपको? ऐसी प्रॉब्लम थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर उसने अमेंडमेंट कर दिया कानून में कि नहीं, अब ये टेरिटरी
हम ये जो स्पेशल आर्टिकल है 370 इसको खत्म कर रहे हैं, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है, अलग यहाँ पर हम इंडियन लोग जो है जमीन नहीं खरीद सकते। समझ में आया आपको? ऐसे अलग अलग उसमें बहुत सारे रूल्स थे, तो उसको खत्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आया आपको? तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना आगे जाकर, हो सकती है ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो नहीं होगा क्या, देश के पार्टीशन बिगड़े होंगे, पार्टीशन होंगे, देश के अंदर और देश बन जाएंगे। क्या सर अब बन रहे हैं क्या दुनिया में? हाँ, दुनिया में बहुत सारे देश आज भी बन रहे हैं। साउथ सुडान बना 2003 या 6 के अराउंड, और भी बहुत सारे देश बन रहे हैं। अभी हांगकांग में मान लो, सॉरी ताइवान में, उसको चाइना ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा। ऐसे बहुत सारे जो चलता रहता है। तो समझ में आया आपको? क्योंकि दुनिया में सारे जगह के लोग, सारे देश के लोग जो है नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं करते। सब लोग एक जैसे नहीं है, सारे कंट्री के रूलर एक जैसे नहीं है। बहुत सारे ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, बहुत सारे लालच में आकर जो है ऐसा करते हैं, बहुत सारे अपना प्रेस्टीज पावर दिखाने के लिए करते हैं कि हम ऐसा है तो हम तो तुमको ले लेंगे। ऐसा बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो कंट्री के फर्दर नेक्स्ट पार्टीशन रोकने के लिए भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। और यूनिक जो डाइवर्स बैकग्राउंड है उसको मेंटेन, उसको मैनेज करने के, उसमें बैलेंस बनाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। कंट्री को रन करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। चौथा फोर्थ जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं कि कंट्री का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। और ऐसा पॉलिटिकल फ्रेम जिसमें सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। नहीं तो कल से कोई भी जिस वो मान लो हमारे एरिया में 5-6 लोग ऐसे जो पैसा वाले और पावरफुल लोग हैं, मैं भी विधायक ऐसे कुछ भी कहेंगे, क्या मान लेंगे? सबको मान लेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन पार्टिकुलर प्रोसीजर हमको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, कौन करवाता है। पार्टिकुलर ये जो हमने चुनाव दिया, हमने वोट दिया, उसके बाद ही ये दिलीप गुर्जर जीता है। तो ये मतलब बाकायदा थ्रू द पॉइंट आया, अकॉर्डिंग टू द रूल इलेक्ट हुआ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो इलेक्ट होता है, तो हम उसको जो है चैलेंज नहीं करेंगे। अब वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, समझ में आया आपको? तो हम उसको जो है चैलेंज नहीं करेंगे, मानेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे हमारे एरिया का एमएलए वही है। कल से कोई दूसरा कहता हम कहे तू कहाँ से अभी इलेक्शन में तो ये जीते, तुम कहाँ से? ऐसा नहीं था। कहने का मतलब जो पॉलिटिकल फ्रेम है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए, उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनकी जो पावर्स है उन पर कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनकी जो पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि क्या कर सकते हो। समझ में आया? नहीं तो मालूम पड़ा कि रशिया गए और बोले कि इंडिया जो है आज से आपका है, ऐसा बोल के आ गए, तो क्या ऐसा कर देंगे? क्या नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, संप्रभु राष्ट्र, किसी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं। और ये यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ के लोग जो है, यहाँ की सरकार है, लोग, सरकार के पास ताकत नहीं है, लोगों के पास ताकत। समझ में आया आपको? इसलिए हमारे लीडर ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया आपको? तो कंट्री क्या पॉइंट चल रहा है हमारा? संप्रभु सोवरेन। नहीं, कौन से पॉइंट पर हम डिस्कस करें कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या पॉलिसी बना सकते हैं, कौन से डिसीजन ले सकते हैं, उनकी पावर पर क्या क्या लिमिट्स रहेगी, वो अपनी पावर को कहाँ कहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, और लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। नहीं तो कोई भी वाह नेता बन गया, आराम से हो गया चुनाव, घर बैठे आराम, बोले बोलो तुम बोले पानी नहीं मिल रहा, बोले गंदा पानी पी रहे, बोले साफ सफाई हो रही, सड़क पे जाम लगा हुआ, कोई देखने सुनने वाला नहीं। समझ में आया आपको? तो कहने का मतलब ये हमारा राइट है कि हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, ये हमारा राइट है कि हमें जो स्मूथली मूव, इधर से उधर मूव करने के लिए बेटर ट्रांसपोर्ट, रोड कनेक्टिविटी, ये सब मिले। हमारा ये राइट है कि हमें जो है सेफ एनवायरनमेंट मिले, नीट एंड क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट हमें मिले। ये सब हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है। हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम बोल सकते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम हमारे पॉलिसी मेकर्स की, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो बनाते हैं उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। अगर वो गलत है तो अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट द पीपल है, अगेंस्ट द इंडिया है, तो हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि आपने गलत रूल बनाया। करते हैं? नहीं करते हैं क्या? कई बार सरकारें कुछ लॉ बना देती तो उसको जो है, जैसे मान लीजिए ये हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, क्या बोलते हैं हिंदी, नोटबंदी, एक रफ टर्म था, तो उसका क्रिटिसाइज भी किया बहुत सारे लोगों ने कि नहीं ये तो गलत है ये वो, और वो हो गया। तो उसके कई साल, 3 साल बाद उसके जो रिजल्ट आया तो उसमें मालूम पड़ा कि जितना पैसा ये बोल रहे थे कि ब्लैक मनी और ये सब आ जाए, ऐसा कुछ हुआ ही, उल्टा उतना ही पैसा वापस बैंक में आ गया। तो यानी ये पॉलिसी फ्लॉप हो गई, तो लोगों ने उसकी बुराई भी की। तो क्या प्रधानमंत्री मना कर, ऐसा मत बोलो, मेरा फैसला है, तुम ऐसा नहीं कर सकते? क्या डराएंगे क्या लोगों को आगे और चैनल वालों को? समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? तो पब्लिक को, सिटीजन्स के कुछ राइट होते हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। अगर हम ऐसा बोलेंगे ना गवर्नमेंट ने गलत किया, तो हम उसको गलत बता सकते हैं, गवर्नमेंट हमें उसकी दबा नहीं सकते।
समझ में आया लोगों को, क्योंकि ये लोगों का राइट है, डेमोक्रेसी में ये राइट होता है कि लोग जो है पब्लिक पॉलिसीज को या पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट को या डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट को जो है क्या कर सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है। समझ में आया, समझ में आया आपको। और कंट्रोवर्शियल लॉ ये जो सिचुएशन इसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल लॉज, कि सरकार कोई कानून बनाती है लेकिन पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, जो हमने कल उसमें पढ़ा था, सॉरी कल नहीं, पिछली जो क्लास थी हमारी क्लास 8 उसमें हमने रीड किया था कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं, जो भले ही वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाए, पार्लियामेंट में बनाए, जिन लोगों को बनाने की अथॉरिटी पावर है उन्होंने बनाया, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है या लोगों की फीलिंग्स के, उनके इमोशंस के, उनके एस्पायरेंसेस एंड उनकी आकांक्षाओं के विपरीत है, तो ऐसे कानूनों को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल लॉ बोल देते हैं। समझ में आया आपको, जिन पर सिटीजन और गवर्नमेंट में जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने तो पार्लियामेंट में इसको पास करवाया और आपके फायदे के लिए, लेकिन पब्लिक बोलती है कि नहीं ये इससे हमें नुकसान होगा। ऐसे कई सारे लोग बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव है आखिर में वो भी तो इंसान है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, उनसे उनका रिलेशन हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, तो ऐसे लॉज भी बना सकते हैं जिससे हमारा नुकसान हो। समझ में आया आपको। जैसे मान लीजिए अभी जो एग्रीकल्चर बिल जो पास हुआ है रिफॉर्म, उसमें बोला कि अब कोई भी किसान कहीं भी बेचे पूरे इंडिया में, कभी भी कहीं भी, कोई भी कहीं किसी का भी खरीद सकता है, जिसके पास पैन कार्ड होगा ये वो। समझ में आया, मतलब ओपन, अब किसान भी फ्री और खरीदने वाला भी फ्री, कहीं भी कोई भी। अब मंडी नाम की कोई सिस्टम एक प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, जैसा अभी तक होता था कि एक पार्टिकुलर प्लेसेस होते वहीं तक आप जा सकते थे, ऐसा। तो जो है दूसरी पार्टी क्या करेगी, ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसा है वैसा, तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लोगों के सामने आ रहा था। ये तो लोगों में होना चाहिए कि लोग जो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उनको समझ में आए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो भी पॉलिसी माने मेकर्स हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं उनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या तो क्रिटिसाइज करने के हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। या हमारे फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन के, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। नहीं तो खाली कहने से क्या होगा, राइट टू इक्वलिटी बोलने से इक्वलिटी हो जाएगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से इक्वलिटी होगा। कल से कोई नहीं माने तो आपका राइट, मतलब आपको राइट टू एजुकेशन है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को 2009 में, अप्रैल 2009 में राइट टू एजुकेशन मिल गया, तो उनको पढ़ाई उनके माता पिता भी नहीं रोक सकते। लेकिन किसी के माता पिता नहीं आने दे रहे स्कूल, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा। समझ में आया, यानी उसके लिए कोई अथॉरिटी होना चाहिए ना, तो अथॉरिटी है हमारे, जुडिशियरी है। वो बच्चा पुलिस स्टेशन जा सकता है, कोर्ट जा सकता है, या उसकी तरफ से कोई और जा सकता है कि ये पढ़ना चाहता है लेकिन इसको पढ़ाया नहीं जा रहा, तो उसके माता पिता नहीं, तो हमारा बेटा हमारी मर्जी पढ़ाए नहीं पढ़ाए, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आपका बेटा होने के साथ साथ वो एक इंडियन सिटीजन भी है। उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट दिए जो आपको भी दिए, तो आप चैलेंज नहीं कर, आप किसी के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। राइट्स वायलेट करने पर पनिशमेंट है, वो ऑफेंस क्रिमिनल उसमें आता है, तो आप नहीं कर सकते। समझ में आया आपको, कहने का मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स, या सीधे बोल दीजिए आप हमारे जो बेसिक राइट्स है, सिटीजन राइट्स जो होते हैं, सिविलियन राइट्स जो होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। नहीं तो उनका कोई भी वायलेशन करेगा, कभी भी करेगा, भले। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे, देयर माइट बी सम मोर रीजंस टू फेवर दिस स्टेटमेंट। दैट मींस व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। इसको फेवर करने के लिए कई सारे पॉइंट्स आप दे सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 to 6 जो है मेनली डिफाइन किए, आपको इलस्ट्रेट किए, एक्सप्लेन किए, समझ गए आप। ओके, सो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।